अब इसी में देखो आगे तुम्हारे बोर्ड के एग्जामिनेशन में आता है यूनिट ऑफ चार्ज डिफाइन करने के लिए। चार्ज यूनिट होती है चार्ज की कूलाम। कूलाम को डिफाइन करने के लिए आता है। तो कूलाम को डिफाइन कैसे करेंगे? पहली बात तो ये है कि जो लगने वाला फोर्स है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम 2.4 ले लें 1 कूलाम का और 1 कूलाम का, तो यानी Q1 Q2 1 कूलाम के हो गए, और इन दोनों को ही 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखें, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से कूलाम को डिफाइन कर सकते हैं कैसे? अगर दो सिमिलर पॉइंट चार्ज 1 मीटर की डिस्टेंस पर एयर में रखे हों और उनके बीच में लगने वाला फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर हो, तो वो दोनों चार्ज 1 कूलाम के होंगे। तो लिख लो एक लाइन। देखो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। SI unit of charge is coulomb, and 1 coulomb is the charge, and 1 coulomb is the charge which when placed in vacuum with another similar charge Yes, sir. at a distance of 1 meter repel with a force of 9 × 10⁹ Newton। 9 × 10⁹ न्यूटन। और चार्ज की डायमेंशन क्या होगी? चार्ज की डायमेंशन हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा इजी रहेगा I बराबर Q/T से। तो Q बराबर हो जाएगा I × T, तो एम्पियर सेकंड इसकी यूनिट हो गई। तो m0 L0 T⁻1 A⁻1, ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन। देखो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि 2 पॉइंट चार्ज एयर में रखे हुए हैं, Q1 और Q2 R डिस्टेंस पर एयर में रखे हुए हैं, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इन्हीं दोनों चार्जेस को Q1 Q2 को उतनी ही डिस्टेंस पर रखा जाए और इनके बीच में इनको किसी मीडियम में रख दिया जाए, तो अब लगने वाला फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F मीडियम और यहाँ पर F एयर। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है कि जैसे मान लो कि दो चार्ज हैं Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R है, और इन दोनों में से कोई भी चार्ज मीडियम में नहीं है, बल्कि हमने मीडियम को इस तरीके से रख दिया। हमने मीडियम की एक स्लेब रख दी यहाँ पर। का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसकी थिकनेस जो है वो T के बराबर है। तब लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? या एक सिचुएशन हम और कंसीडर कर सकते हैं, जैसे मान लो कि 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R के बराबर है, और हमने क्या किया कि Q1 चार्ज को मीडियम में रख दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और ये डिस्टेंस हमने T के बराबर ले ली। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, बता सकते हो? देखो दोनों में हम करेंगे एक जैसा ही, तो पहले समझने की कोशिश कर दें कि हम लोग करेंगे क्या। देखो दो चार्ज एयर में हैं और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है जिसकी थिकनेस T के बराबर है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के बराबर है।
तो जो दोनों चार्जेस के बीच में एयर में डिस्टेंस कितनी हो गई? r माइनस टी के बराबर हो गई। अगर इसके इक्विवेलेंट डिस्टेंस एयर में कितनी होगी उसको निकाल लें और उसको हम यहाँ पर जोड़ दें, तो r की जगह पर हम इस चीज को लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इतने डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस एयर में कितनी होगी कि लगने वाला फोर्स दोनों पर सेम हो। जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है और इनके बीच में लगने वाला फोर्स मान लेते हैं 10 न्यूटन के बराबर है। एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है मीडियम में और लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन का है। अब इन्हीं दोनों चार्जेस को हम एयर में ले आए और लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन के बराबर हो और ये डिस्टेंस मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मीडियम के करस्पॉन्डिंग एयर में डिस्टेंस कितनी हो गई? 6। मतलब 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एयर में चार्ज को रखें या 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मीडियम में रखें, लगने वाला फोर्स तो बराबर है ना। तो हम क्या करें, इसके करस्पॉन्डिंग एयर में डिस्टेंस कितनी होगी उसको निकाल लें और उसको हम यहाँ पर ऐड कर दें, तो हम दोनों चार्जेस को एयर में रखा हुआ मान सकते हैं और r की जगह पर हम इस डिस्टेंस को लिख करके स्क्वायर कर दें। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट डिस्टेंस। देखो इक्विवेलेंट डिस्टेंस हमने देखो 2.4 लिए, Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है R एयर। लगने वाला फोर्स F एयर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R एयर का स्क्वायर। अब हमने इन्हीं दोनों चार्जेस को मीडियम के अंदर रख दिया, इन्हीं दोनों चार्जेस को मीडियम के अंदर रख दिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है, चार्ज वही है Q1 Q2 और डिस्टेंस हमने अब की बार ले ली है R मीडियम, ये डिस्टेंस है और लगने वाला फोर्स सेम है। तो F मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R मीडियम का स्क्वायर। अगर दोनों ही फोर्स इक्वल हों तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है मीडियम में, इसके इक्विवेलेंट डिस्टेंस एयर में कितनी होगी? ये मतलब इतनी डिस्टेंस पर मीडियम में रखें तो उतना ही फोर्स लगेगा जितना कि इतनी डिस्टेंस रखने पर एयर में लगेगा। तो हमने क्या किया, F एयर इज इक्वल टू F मीडियम कर दिया। तो देखो 1/4πε0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 Q2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? R एयर का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू K R मीडियम का स्क्वायर। तो R एयर इज इक्वल टू √K R मीडियम, यानी कि अगर मीडियम में जो डिस्टेंस है उसको √K से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको एयर में डिस्टेंस मिल जाएगी जिस पर कि सेम फोर्स लगेगा। अब एक एग्जांपल पहले और देख लो फिर नोट कर लेना। जैसे हम कहें फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन वाटर। वाटर का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है इन एयर में डिस्टेंस पता करनी है, वाटर में दो चार्ज रखे हुए हैं। तो देखो R एयर इज इक्वल टू √K R मीडियम, मीडियम का मतलब वाटर हो गया, K की वैल्यू 81, डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 9, ये है 10, कितना हो गया 10 90 सेंटीमीटर हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ
कि 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अगर दो चार्ज वाटर में रखे हुए हैं और 90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एयर में रखे हुए हैं तो दोनों पर लगने वाला फोर्स सेम होगा। अब जैसे हम यहाँ पर बात करें, जैसे मान लो ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो वाटर होता, इसको हमने वाटर मान लिया, ठीक है। तो वाटर का मतलब है K = 81 और इसकी थिकनेस T के बराबर है, तो √K × T तो कितना हो जाएगा, 9T के बराबर हो जाएगा। तो हमारी जो R डिस्टेंस होगी वो क्या बनेगी, R - T + 9T का होल स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन दिस डिस्टेंस स्क्वायर। समझ आई बात। पहले नीचे वाला लिख लो, फिर हम आगे लिखा देते हैं अभी। नोट कर लिया, आगे बढ़े। तो देखो ये 2 पॉइंट चार्ज हमने कंसिडर किए हैं, Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R के बराबर है। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने ले ली है, उसकी थिकनेस T के बराबर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के बराबर। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R - T, ये तो एयर में डिस्टेंस हो गई, और इसके करस्पॉन्डिंग एयर में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कि √K × T का स्क्वायर। और सेम चीज यहाँ पर भी रहेगी, जैसे हम दो चार्ज ले लें Q1 और Q2, इन दोनों को R डिस्टेंस पर रखा और मान लेते हैं इसको हमने मीडियम में रख दिया। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के बराबर है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस T के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, R - T डिस्टेंस तो हो गई एयर में, और इस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस हम एयर में लिखेंगे √KT। तो सेम फार्मूला इसके लिए भी बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लो कि दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस हमने ले ली है R के बराबर, और यहाँ पर एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। एक हमने ये रख दी है, एक हमने ये रख दी है, एक हमने ये रख दी है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3, इसकी थिकनेस है T1 T2 T3। तो देखो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R - T1 + T2 + T3 प्लस √K1 × T1 प्लस √K2 × T2 प्लस √K3 × T3 का होल स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन बन जाएगा। ठीक है,
कुछ चीजें और भी हैं जो कंपटीशन और बोर्ड में दोनों में पूछी जाती हैं, वो है मास और चार्ज का कंपैरिजन। तो एक हेडिंग डाल दो, मास एंड चार्ज, मास एंड चार्ज, ठीक है। देखो Yes. मास और चार्ज दोनों ही फिजिक्स में फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं और दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी है और कुछ डिससिमिलरिटी है। जैसे अगर हम दो मासिव पार्टिकल ले लें m1 और m2, तो जो लगने वाला फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस। इसी तरीके से अगर हम दो चार्ज ले लें q1 q2, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, है ना। यहाँ पर देखो जो फोर्स लगेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यहाँ पर भी जो फोर्स लगेगा डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दोनों ही सेंट्रल फोर्स होते हैं। सेंट्रल फोर्स का मतलब हो गया अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। देखो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कुछ इस तरीके से होगा, इन दोनों Yes, को sir. मिलाने वाली लाइन के अलोंग। और यहाँ पर भी फोर्स कुछ ऐसे होगा, रिपल्सिव होगा तो इस तरीके से, अट्रैक्टिव होगा तो इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर भी फोर्स कैसा है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है ना। तो मासेस और चार्जेस में बहुत सी सिमिलरिटी है, बहुत सी डिसिमिलरिटी है। तो डिसिमिलरिटी क्या है, जैसे कि यहाँ पर केवल अट्रैक्शन फोर्स होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकता है। Sir. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। Yes, sir. मास को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एनर्जी में, E बराबर mc स्क्वायर। मास डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, मगर चार्ज को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना प्रोड्यूस कर सकते हैं। मास जो है विदाउट चार्ज अवेलेबल हो सकता है, लेकिन चार्ज विदाउट मास के अवेलेबल नहीं हो सकता। स्मॉलेस्ट चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का, उसका मास भी 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। मतलब चार्ज होगा तो मास जरूर होगा, मगर मास है तो चार्ज का होना जरूरी नहीं है। इस तरीके से कुछ डिसिमिलरिटीज हैं, कुछ सिमिलरिटीज हैं, एक एक करके लिख लेते हैं और समझ भी लेते हैं, ठीक है। लिखो एक लाइन, लिखो चार्ज एंड मास आर टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, fundamental properties of matter. The force between two also follow inverse square law. Inverse square law का मतलब 1/r square. But they have some dissimilarities. पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, like charge रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, निगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, ठीक है। लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक अट्रैक्ट, unlike attracts, but force between two masses is always attractive. सेकेंड पॉइंट लिख लो, चार्ज जो है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, यानी कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। लेकिन मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, कि एनर्जी में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। E बराबर mc स्क्वायर इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो नीचे एक लाइन लिख लो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ब्रैकेट बंद, बट मास इज नॉट कंजर्व्ड, ब्रैकेट में लिख लो, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी
इंटू एनर्जी, आगे लिख लो E इज इक्वल टू mc²। अगला डिफरेंस लिख लो। देखो चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, स्मॉलेस्ट क्वांटा होता है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कल लिखाया था चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। चार्ज डेवलप्ड ऑन आइदर बॉडी इज इक्वल टू एन ई के बराबर होता है, ठीक है ना। लेकिन मास का कोई भी स्मॉलेस्ट क्वांटा अभी तक हमको पता नहीं चला है। मतलब चार्ज को इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन मास की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसके बारे में अभी तक हमको कुछ भी नहीं पता है। तो अगला पॉइंट लिख लो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड the quantum of mass is not yet known, not yet known, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लो, चार्ज की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है ना। लेकिन मास की वैल्यू जो है वो स्पीड के साथ साथ चेंज होती है। आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया था, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m नॉट जो है वो रेस्ट मास है और c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है और v जो है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे v की वैल्यू बढ़ेगी ये वाला फैक्टर भी बढ़ेगा, ये पूरा फैक्टर डिक्रीज करेगा, m की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब वेलोसिटी के बढ़ने के साथ साथ मास की वैल्यू बढ़ती है, मगर चार्ज पर वेलोसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। लिख लो, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट but mass of the body varies with velocity, varies with velocity। और इस वाले रिलेशन को लिख लो, varies with velocity, m is equal to m naught upon under root 1 minus b square upon c square। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चार्ज जो है विदाउट मास अवेलेबल नहीं हो सकता। स्मॉलेस्ट चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, उसका भी मास इतना होगा, ठीक है। मगर मास जो है वो विदाउट चार्ज अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिख लो, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अगला पॉइंट लिख लो, देखो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो उसमें से रेडिएशंस इमिट होते हैं, तो रेडिएशंस के इमिट होने से उसकी एनर्जी डिक्रीज करती है। लेकिन मास के एक्सेलरेशन से कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं होता। तुमने रदरफोर्ड का एटम मॉडल पढ़ा होगा, तो देखो रदरफोर्ड का मॉडल क्या है। पहले देख लो रदरफोर्ड का एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है। उन्होंने कहा बताया कि अगर हम गोल्ड की फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करते हैं तो बहुत थोड़े ऐसे पार्टिकल्स हैं जो 180 डिग्री पर बैक कर जाते हैं, कुछ डेविएट करेंगे इस तरीके से और बहुत से अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल जाते हैं, बहुत से अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल जाते हैं। तो का मतलब क्या हुआ कि एटम का जो मेजर पोर्शन है वो इम्पटी है और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो टर्न कर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एटम में कुछ बीच में सेंटर में कुछ ऐसा है जो कि रिजिड है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो अल्फा पार्टिकल को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। और कुछ पार्टिकल इस तरीके से निकल जाते हैं एंगल पर, इसका मतलब न्यूक्लियस टाइप की कोई चीज होगी पॉजिटिव जिसने इस अल्फा पार्टिकल को रिपेल किया है।
इसी को बेस्ड करके रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज रहता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्किल में चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। देखो, जब भी कोई भी बॉडी सर्किल में चक्कर लगाएगी, तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सर्किल में चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा v² के बराबर। और एक क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, उसके बाद एक्सेलरेशन होता है, तो वो रेडिएशंस को इमिट करता है। और जब रेडिएशंस को इमिट करेगा, तो इस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी डिक्रीज करती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पर भी देखो, जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्किल में चक्कर लगा रहा है, तो सर्किल में चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब ये एक्सेलरेट कर रहा है। और एक्सेलरेट करेगा तो इसमें से रेडिएशन इमिट होंगे, और रेडिएशन इमिट होंगे तो इसमें से इसकी एनर्जी फॉल करेगी। और जब एनर्जी फॉल करेगी तो इसकी ऑर्बिट डिक्रीज करती जाएगी, और फाइनली क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट जो है वो स्टेबल होती है, वो फॉल नहीं करता। तो बोहर ने ये बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्किल में चक्कर लगाता है, तो उसके ऊपर ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फॉलो नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलेरेट करता है, तो उसमें से रेडिएशन इमिट होंगे, मगर कोई मास अगर एक्सेलेरेट करता है, तो उसमें से रेडिएशन इमिट नहीं होते। लिख लो, एक्सेलरेटेड चार्ज emits radiation, accelerated mass does not emit radiation, लास्ट पॉइंट एक और लिख लो, चार्ज इज ए ड्राइव्ड यूनिट, DRIVED। चार्ज कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं है। फंडामेंटल यूनिट कौन सी है, एम्पियर। तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड, I बराबर Q/T होता है। तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड। इसलिए ये ड्राइव्ड यूनिट है। मगर मास के लिए यूनिट क्या यूज होती है, किलोग्राम। किलोग्राम क्या है, फंडामेंटल यूनिट, ये ड्राइव्ड यूनिट नहीं है। तो लिख लो, चार्ज इज ए ड्राइव्ड यूनिट बट मास इज ए फंडामेंटल यूनिट। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम देखो, 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक को हम लोग कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरे को कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरे को कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे, देखो अगर कोई बॉडी है और वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 के बराबर होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगी। क्योंकि नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा, बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो नेट फोर्स होगा 0 के बराबर। अगर हम बॉडी को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और बॉडी अपनी पोजीशन पर फिर से लौट आए, तो हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर बॉडी अपनी पोजीशन पर वापस न लौटे, तो हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर जहां पर हम छोड़ दें, वहीं पर बॉडी पड़ी रहे, तो हम कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो तुम्हें पानी की बोतल है, पानी की बोतल रखी हुई है, उसको हल्का सा डिस्प्लेस करो राइट या लेफ्ट में, वो फिर से अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। जैसे मान लो, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो एक कोन है, इस तरीके से कोन रखा हुआ है, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। इस कोन को थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ्ट अगर हम शिफ्ट करें, तो क्या होगा, ये फिर से अपनी पोजीशन पर वापस लौट आएगा। तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम इसी कोन को उल्टा करके रख दें, ऐसे, सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पर है,
अब अगर हम इस कोन को थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ्ट डिस्प्लेस करेंगे तो ये कोन क्या करेगा, नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा। ठीक है, मतलब अपनी पोजीशन पर वापस नहीं लौटेगा। कैसा Yes. इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल Understood. इक्विलिब्रियम। और अगर इसी कोन को हम इस तरीके से प्लेस कर दें, ऐसे, सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पर है, अगर हम इसको थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ्ट इसको शिफ्ट करें तो क्या होगा, जहां पर पड़ा है वहीं पर पड़ा रहेगा। कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक बाउल है इस तरीके से, और इस बाउल के अंदर एक बाल पड़ी हुई है। इस बाल को अगर हम थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ्ट डिस्प्लेस करें तो क्या होगा, बीच में फिर से वापस आ जाएगी। कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, Stable. स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अब देखो, अगर हम इसी बाल को बाउल के ऊपर रख दें, यहां पर हमने रख दिया, अब इस बाल को अगर हम थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ्ट डिस्प्लेस करें तो क्या होगा, ये बाल नीचे की तरफ फॉल कर जाएगी। कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, So unstable. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। अगर Yes, हम sir. इस बाल को प्लेन सरफेस पर लाके छोड़ दें ऐसे, तो इसको अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो कहाँ जाएगी, जहां पर हम छोड़ेंगे वहीं पर पड़ी रहेगी। तो कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, Neutral. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गया। अब देखो, अब देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जब हम बॉडी को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो इसका देखो सेंटर ऑफ मास जो है ऊपर की तरफ उठेगा ऐसे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी mg के बराबर होती है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए, मिनिमम। और यहाँ पर देखो, अगर हम बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ये देखो इस तरीके से जा रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन डाउन हो रही है। No, sir. तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पोटेंशियल Mm, एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। maximum. ठीक है, और Yes, यहाँ sir. पर देखो हाइट चेंज होती नहीं है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इतना Yes, पहले sir. नोट Yeah. कर लो। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब देखो, जैसे मान लो, जैसे मान लो एक चार्ज है यहाँ पर रखा हुआ है क्यू, कुछ फोर्स इस पर इधर लगेगा और कुछ फोर्स इस पर इधर लगेगा, नेट फोर्स 0 के बराबर। ठीक, मान लेते हैं कुछ चार्ज यहाँ पर रखे हुए हैं जिसके कारण फोर्स जो है वो 0 के बराबर है। अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को राइट में डिस्प्लेस करें तो नेट फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगे और ये चार्ज पार्टिकल अपनी पोजीशन पर फिर से लौट आए, तो हम कहेंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। अगर हम इसको राइट में थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, ये वापस ना लौटे, इधर की तरफ मूव करना शुरू कर दे, तो हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। और अगर चार्ज को जहां पर छोड़ दे वहीं पर पड़ा रहे तो कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। एक बात और समझ लो, एक अगर चार्ज है तो उसको हम चार्ज कहेंगे, दो या दो से ज्यादा चार्ज है तो हम कहेंगे सिस्टम। अब जैसे Yes. मान लो कि एक दो तीन चार और ये पांच चार्ज हैं। अब अगर ये कहा जाए कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑन एवरी चार्ज, फोर्स ऑन एवरी चार्ज विल बी इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी डी और ये ओ, तो यानी ए पर भी फोर्स 0 होगा, बी पर भी फोर्स 0 होगा, सी पर भी 0 होगा, डी पर भी 0 होगा, ओ पर भी जो चार्ज रखा हुआ है उस पर फोर्स 0 के बराबर होगा। अब अगर ये कहा जाए फोर्स ऑन चार्ज एट ओ इज 0,
तो इसका मतलब ये हुआ फोर्स ऑन दैट चार्ज विल बी इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए कहा जाए कि इस पर लगने वाला फोर्स 0 है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स 0 होगा। और अगर कहा जाए कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो फोर्स ऑन एवरी चार्ज विल बी इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख लो, फिर से देख लो। अगर हम ये कहें चार्ज एट ओ इज इन इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑन चार्ज एट ओ इज 0। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये कहा जाए कि एक पर्टिकुलर चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो उस पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स 0 के बराबर होगा। और अगर ये कहा जाए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो सभी चार्जेस पर लगने वाला फोर्स 0 के बराबर होगा। नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन लिख लो। देखो ए चार्ज स्मॉल क्यू is placed at the midpoint of the two equal charges plus capital Q. आगे लिखो, the system of these charges will be in equilibrium if small q is equal to option first minus capital Q upon 2, option second minus capital Q by 4, option third minus 4 capital Q, और चौथा ऑप्शन है प्लस कैपिटल Q by 4। देखो अगर हम इस डिस्टेंस को a मान लें, तो बीचों बीच में रखा गया है, सेंटर पॉइंट पे रखा गया है, तो ये डिस्टेंस भी a के बराबर होगी। कहा गया है कि सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब फोर्स ऑन एवरी चार्ज विल बी इक्वल टू 0। इस पर भी फोर्स 0 होगा, इस पर भी फोर्स 0 होगा, इस पर भी फोर्स 0 होगा। अब देखो a के कारण चार्ज q पर जो फोर्स लगेगा, अगर हम जो सेंटर चार्ज है स्मॉल q, अगर हम उसकी बात करें, तो a के कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ होगा, और b के कारण जो फोर्स लगेगा वो इस साइड में होगा। अब देखो चार्जेस की वैल्यूज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब ये वाला फोर्स एफ ए और एफ बी और ये वाला फोर्स एफ ए, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है।
लेकिन इससे हमारे पास निकलेगा कुछ नहीं, क्योंकि Q कैपिटल Q अपॉन A का स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा, निकलेगा कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इस चार्ज को छोड़ करके बाकी दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज पर फोर्स को निकालना पड़ेगा। तो हम कंसीडर कर रहे हैं चार्ज एट बी पर। बी पर जो चार्ज है उस पर हम फोर्स निकाल रहे हैं और उसको 0 के बराबर पुट कर रहे हैं। तो हमने बी पर जो है फोर्स को कंसीडर कर लिया। अब देखो ए के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी राइट या फिर, और यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है ये, इसको हमने नाम दे दिया यम। यम के कारण जो फोर्स लगेगा, अब हमको स्मॉल क्यू चार्ज है वो पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो हम इसको मान कर चलेंगे पॉजिटिव। अगर ये निगेटिव होगा तो अपने आप से माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो देखो जो फोर्स स्मॉल क्यू के कारण लग रहा है उसको हमने नाम दे दिया एफ एम। ठीक, तो देखो एफ ए प्लस एफ एम, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ए के कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? Q इंटू क्यू अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस Q इंटू कैपिटल Q अपॉन a का स्क्वायर, कैपिटल Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया। Q अपॉन 4 प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला फैक्टर तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या होगा? कैपिटल Q बाई 4 प्लस Q इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q बाई 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो स्मॉल q की वैल्यू होनी चाहिए वो माइनस कैपिटल Q बाई 4 होनी चाहिए। नोट कर लो।